देखिए बच्चों, आज का अपना टॉपिक है जो पार्टनरशिप, जो आपकी बुक है उसमें हमारे पास मेन जो है वो कितने चैप्टर हैं? 4। वैसे तो 5 है, डीक्यूबल में देखेंगे तो 5 मिलेंगे आपको। एक आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी आएगा। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है एडमिशन, थर्ड है रिटायरमेंट और डेथ, और फिर है आपका डिसोल्यूशन। इसमें बीच में एक चैप्टर भी आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एडमिशन आज ले रहा हूं। एडमिशन में आपके पास रिवैल्यूएशन एक अकाउंट आता है जिसको बनाना है ना, कई बच्चों के लिए तो बड़ा आसान रहता है, कई के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर आप रिवैल्यूएशन में छोटी सी गलती भी करते हैं, छोटी सी मिस्टेक भी करते हैं रिवैल्यूएशन में, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो आगे पार्टनर्स कैपिटल में पड़ता है। मतलब आपका पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस होगा, सपोज दैट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी आ जाएगा तो वो भी गलती होगा और बैलेंस शीट अपने आप ही गलत हो जाएगी। ठीक है, तो हमें जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को परफेक्शन 100% हमें क्या करना है, सही बनाना। अब सब बच्चे के जो स्टूडेंट है उनके दिमाग में एक बात आती है कि सर अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से आइटम लिखते हैं और कौन से नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, चेंज इन असेट्स एंड लायबिलिटी। जो भी हमारी असेट्स और लायबिलिटी में चेंज हो रहा है उसको हमें यहां पे शो करना। ठीक है, और जिसमें चेंज नहीं हो रहा है उसको आपको शो नहीं करना। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो टी शेप अकाउंट होता है। इसमें आपके पास एक डेबिट कॉलम होता है और एक क्रेडिट होता है। डेबिट में आपको क्या शो करना है, जो हमारे लॉस हैं, और क्रेडिट में आपको क्या शो करना है, जो हमारे लिए प्रॉफिट है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या सर, बनता तो इस तरीके से टी शेप अकाउंट से बन जाएगा, डेबिट और क्रेडिट में आ जाएगा। लेकिन रिवैल्यूएशन क्या होता है, जब भी हमारे फॉर्म में एक पार्टनर का एडमिशन होता है या एक पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या हमारे किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो हमारी जो पार्टनरशिप डीड है, जो एग्रीमेंट हमने बना रखा है, उस डीड को हमें एक्सपायर करना होता है और उस डीड की जगह हम एक नई डीड बनाते हैं। और नई डीड बनाने की वजह से हम इस प्रोसेस का नाम देते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और उस टाइम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि सर किसी भी पार्टनर का एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ होते टाइम आपकी फॉर्म में जो बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग असेट्स और लायबिलिटी है उनमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। और वो चेंज जो है या तो प्रॉफिट शो करेगा या फिर लॉस। तो प्रॉफिट होगा तो पार्टनर बोलेगा भाई हम नए पार्टनर को नहीं देंगे। अगर हमें रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है तो हम नए पार्टनर को क्यों दें। और अगर ये लॉस है तो नया पार्टनर बोलेगा भाई लॉस तो तुम लोग हो गए, ये असेट्स तुम लोगों ने खरीदी, इसमें मेरा पैसा लगा हुआ है नहीं, तो ये लॉस है, तो लॉस तुम लोग है, इसलिए इस लॉस को रेज भी कौन करेगा, पार्टनर्स ही करेंगे। तो यहां पर हमारे लिए जरूरी है रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझना। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, मैंने टी शेप अकाउंटिंग की तरह समझाया है इसको भी। इसमें हमारे पास कितने कॉलम होते हैं, 2। एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट। डेबिट में आपके पास क्या क्या आता है, सर अगर हमारी असेट्स डिक्रीज हो रही है तो वो आपके लिए क्या है, लॉस है। ठीक है, अगर आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो भी आपके लिए क्या है, लॉस। यहां पे डेबिट में क्या आएगा बच्चों, लॉस। क्रेडिट में अगर आपकी असेट्स क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है, तो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। और यही आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो भी आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो ये मैं एडमिशन का आपको सिखा रहा हूं अभी, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो एडमिशन का है। ये जो भी हमने चेंज था वो हमने दिखा दिया। बाकी असेट्स में जो चेंज नहीं हो रहा उसको हमें कहीं भी शो नहीं करना है। लास्ट में आपको इसका टोटल करना है और इसका बैलेंस फाइंड करना है। बैलेंस आपका अगर क्रेडिट में ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और अगर इसी का बैलेंस डेबिट में ज्यादा आ जाए तो, मतलब सॉरी बैलेंस नहीं, टोटल अगर डेबिट में ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, लॉस। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों में से आपके पास एक ही चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। प्रॉफिट होगा तो भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में। और लॉस होगा तो भी रेज कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो यहां पे रिवैल्यूएशन में आपको जो लॉस है वो कहां लिखना है बच्चों, डेबिट में, और प्रॉफिट जो है वो कहां लिखना है, क्रेडिट में।
लास्ट में आपको बैलेंस निकालना है इसका, मतलब टोटल करके आपको बैलेंस फाइंड करना है, और वो जो आपका बैलेंस आएगा वो हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, क्लियर है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप जब इसको प्रिपेयर करेंगे तो हमें ये देखना है कि सर कौन कौन सी असेट्स में हमारे पास चेंज हो रहा है। जैसे सपोज दैट अपन एक बैलेंस शीट ले लेते हैं, एज्यूम इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्म है, दो पार्टनर चला रहे हैं, ए और बी, इनका रेशियो है 2:1, और मेरे पास है बिल्डिंग, और बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो मेरे पास 1,20,000 दे रखी है। मेरे पास कुछ डेटर्स हैं, वो मेरे डेटर्स 50,000 के दे रखे हैं, और मशीनरी मेरे को दे रखी है 60,000, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना कोई भी समझा देगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आता है वो आता है बाय या अप टू, ये दो आते हैं इसमें, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट देता हूं, जैसे आपके पास जो बिल्डिंग है वो 1,20,000 की है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में देता हूं आपको, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बाय 30,000, ठीक है। एक तो ये पॉइंट दे दिया मैंने आपको, और सेकंड दे दिया इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अप टू 1,30,000। अब देखने में तो सब बच्चों को एक जैसा लगेंगे, सर दोनों में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों में हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है बच्चों, दोनों में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब दोनों में एक छोटा माइनर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, और वो छोटा माइनर डिफरेंस आपका क्या है, यहां पर दे रखा है बाय, और यहां पर है आपका अप टू। तो बाय और अप टू में क्या डिफरेंस होता है, जब आपको बाय बोला जाता है तो इसका मतलब होता है डायरेक्ट आपको वो ही अमाउंट शो करना है, चाहे वो आपके लिए प्रॉफिट है या फिर वो आपके लिए लॉस है। और अगर आपको अप टू बोला जाता है, अप टू, तो आपको उनका क्या लेना है बच्चों, डिफरेंस लेना है, बुक वैल्यू का और मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू नहीं है, इस लाइन को समझो आप, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बाय 30,000, हमें बिल्डिंग की वैल्यू को 30,000 से बढ़ाना है, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अप टू 1,30,000, मतलब हमें बिल्डिंग की वैल्यू को 1,30,000 तक बढ़ाना है। दोनों में डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो जब आपके पास बाय आता है तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट अमाउंट लिखना है, और जब आपके पास अप टू आता है तो आपको दोनों का डिफरेंस लिखना है, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है आपका, इसमें आपके पास जो प्रॉफिट हो रहा है वो बताइए, 30,000। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसमें आपके पास जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों, ये हमने कैसे सीखा, सर क्वेश्चन में गिवन है कि हमें बिल्डिंग या मशीनरी जो भी है उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है बाय 30,000, तो बाय बोल रहा है तो आपने डायरेक्ट अमाउंट लिख दिया 30,000। सेकंड आपको बोल रहा है अप टू, सेकंड में आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1,20,000 की आपके पास बिल्डिंग है, और उसको आपको इंक्रीज करना है कितना, 1,30,000, 1,20,000 से 1,30,000, इसका मतलब 30,000 का। अब ये कोइंसिडेंट हुआ है कि दोनों में आपका प्रॉफिट सेम आ रहा है ना, 1,20,000 से 1,30,000, सॉरी हाँ, तो 10,000 आएगा ना यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट है। अब आपको इतना तो बेसिक पता ही होगा कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कहां आता है और लॉस कहां आता है। जो प्रॉफिट होगा वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है, और लॉस जो है वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। अब यहां पर आपको बिल्डिंग में कितना इंक्रीमेंट हो रहा था, 30, तो इसका मतलब ये कहां पर आ जाएगा, बाय बिल्डिंग, कितना 30,000, ठीक है, ये इस नाम से आ जाएगा बाय बिल्डिंग, और सेकंड ये वाला आ जाएगा बाय बिल्डिंग। दोनों ही बाय के नाम से क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों ही केस में हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो रहा है इसलिए हम उसको रिवैल्यूएशन में कहां पे लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आगे हम पॉइंट पढ़ते हैं।
डेप्रिसिएशन होता है, सबको आता होगा वैसे तो ये, ठीक है। आपके पास बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट में आपके पास मशीनरी है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख की मशीनरी पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10% डेप्रिसिएशन लगो, चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो आपका 1 लाख का 10% कितना होता है, ठीक है। तो हम इसको रिवैल्यूएशन में कहां पे लिख देंगे, डेबिट में। टू किस नाम से आएगा, टू मशीनरी, ओके, टू मशीनरी के नाम से आएगा। और अगर आपको किसी चीज पे इंक्रीमेंट हो रहा है, स्टॉक है आपका, स्टॉक आपके पास 30,000 है, सपोज दैट मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ये आपको गिवन है 33,000। अब इसमें सर ना तो बाय है मेरे पास और ना ही मेरे पास अप टू है, क्या करें सर, इसमें क्या कंसीडर करें, ना तो बाय है ना अप टू है, तो क्या करें। तो इसका मतलब आपका ये जो स्टॉक है वो कितने का है, 30,000, और 30,000 के स्टॉक में आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है, 33। 30,000 का जो स्टॉक है वो 33 का हो गया, इसका मतलब 3,000 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट भी कहां आएगा, रिवैल्यूएशन में, ठीक है। इन्हीं पॉइंट को मैं एक बार आपको और क्लियर करा देता हूं। देखिए नेक्स्ट जो हमने पॉइंट पढ़ा वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है सर, एक नॉन कैश आइटम होता है जो असेट्स की वैल्यू को कंटिन्यू रिड्यूस करता रहता है ड्यू टू कॉन्सिक्यूटिव यूज। क्योंकि हम असेट्स को क्या करते हैं, कंटिन्यू यूज करते रहते हैं, इसलिए उसकी एस्टिमेटेड लाइफ क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी वैल्यू निल हो जाती है, स्क्रैप में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास जो मशीनरी है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 1 लाख, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ये बोल रहा है कि मशीनरी पे आपको 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो आपकी मशीनरी पे 10% का जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो आपके लिए क्या है, लॉस, नुकसान है अपने लिए, तो क्योंकि मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगना मतलब हमारे लिए लॉस है। तो ये जो लॉस है उसको आप कहां लिखेंगे, 10% कितना हुआ, टू मशीनरी, तो ये आपका 10,000 रिवैल्यूएशन में कहां पर आ जाएगा, डेबिट। इसके बाद आती है बात किसकी, स्टॉक की आपको वैल्यू क्या गिवन है, 30,000। ये वैल्यू आपको कहां गिवन है, ये है बुक वैल्यू, और ये आपकी क्या है बच्चों, मार्केट वैल्यू 33,000। तो 30,000 से 33,000 की मार्केट वैल्यू हो रही है, इसका मतलब 3,000 से हमारा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन में कहां पे लिखेंगे, इसको क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। इसी का रिवर्स अगर अपन ले लें, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया, एक बिल्डिंग ले लेते हैं अपन। बिल्डिंग सपोज दैट 1,20,000 की है, ये क्या है बच्चों, बुक वैल्यू, और बिल्डिंग की जो मार्केट वैल्यू आपको गिवन है वो है 1 लाख। 1,20,000 की जो बिल्डिंग है वो मार्केट में कितने की रहेगी, 1 लाख। तो आपके लिए क्या है, लॉस है या प्रॉफिट है, लॉस है सर। ये भी, अब ये भी हमारे लिए लॉस है, तो 1,20,000 से आपकी वैल्यू कितनी हो रही है, 1 लाख। तो इसका मतलब 20,000 से हमारी जो बिल्डिंग है वो क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। तो हमें इसको कहां लिखना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट। क्लियर है, ये हमारा बेसिक था आज का रिवैल्यूएशन का। ये बेसिक आपको क्लियर होगा, आपको कहां कौन सी चीज लिखनी है कौन सी नहीं लिखनी है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। एक लास्ट में छोटा सा पॉइंट मैं आपको और पढ़ा देता हूं। ये बैलेंस शीट है आपके पास, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर। जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो हमने देखा कि अदर इंफॉर्मेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट थे। एक, मशीनरी की वैल्यू आपको क्या करनी है, डिक्रीज करनी है। दूसरा बोल रहा है फर्नीचर की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है। तो यहां पे हमारे पास 2 आइटम के बारे में बोला गया है। 2 आइटम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बाकी किसमें चेंज नहीं हो रहा सर, एक बिल्डिंग में और एक स्टॉक में। इन दोनों में चेंज ही नहीं हो रहा, तो इन दोनों में चेंज नहीं हो रहा तो हम क्या करें, इन दोनों में चेंज ही नहीं हो रहा तो हम क्या करें, क्या हम इनको रिवैल्यूएशन में कहीं लिखेंगे, नहीं सर। जिसमें चेंज नहीं हो रहा वो रिवैल्यूएशन में भी कहीं पे भी नहीं लिखा। ठीक है बच्चों,
ये था आज के लिए।